नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज है 6 नवंबर 2020। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स का मकसद है डिसेबिलिटी न्यूज आप तक पहुंचाना, और आप सब इस प्रोग्राम को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं और रेगुलरली इस प्रोग्राम को सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कुछ सप्ताह पहले हमने इस प्रोग्राम में करियर काउंसलिंग नाम से एक सेगमेंट की शुरुआत की है, जिसमें हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथियों को करियर फाइंड करने में आसानी मिल सकेगी अगर आप इस पूरी सेगमेंट को फॉलो करते हैं। तो अब तक हम अगर एजुकेशन में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं उस पर बात कर चुके हैं, और आज जानते हैं कि क्या खास होने वाला है। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस के साथ, और फिर बांसुरी से सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज इन लॉ, यानी कि अगर आप अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज हमारे साथ एज द एक्सपर्ट अमर जैन जी होंगे, जिनसे कि हम ज्यादा जानकारी लेंगे, तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। iOS 14.2 बीटा में एप्पल ने पीपल डिटेक्शन एक्सेसिबिलिटी को किया ऐड, जो अब होगा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए लाभकार। सोनी ने प्लेस्टेशन 5 की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स की घोषणा। आइए जानते हैं इनके फीचर्स के बारे में और कैसे ये करेगा काम और कैसे ये देगा डिसेबिलिटी जगत को बेनिफिट। रिसर्चर्स ने बनाए ऐसे दस्ताने जो करेंगे विजुअली इम्पेयर्ड्स को असिस्ट, देंगे आपको स्पेशल जानकारी बिना किसी रोक टोक के। डॉक्टर नरेंद्र कुमार राठौर के पास 80% विकलांगता है, जो उन्हें दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए चुनौतीपूर्ण बनाता है। फिर भी उन्होंने खुद को दूसरों के उपचार के लिए समर्पित किया है। आइए जानते हैं उनकी कहानी न्यूज बुलेटिन में। ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशंस लेकर आए हैं आपके लिए ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आप गूगल डॉक्स से संबंधित जानकारी के बारे में जान सकते हैं। जानेंगे इस कोर्स के बारे में विस्तार से। Amazon Echo शो विकलांग लोगों के लिए एलेक्सा के फीचर्स और डेवलप करके लाया है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस। जानिए विस्तार से। जानिए कहानी एक ऐसे शख्स की जो आपके और हम में से ही एक हैं। उनकी कमजोरी ने कभी हौसलों को टूटने नहीं दिया। कौन है वो और क्या है उनकी कहानी, जानिए इस स्टोरी में। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अवसर पर करवाया जाने वाला है ऑनलाइन क्विज कंपटीशन 2020। हिस्सा लेना चाहते हैं तो खबर को सुनिए विस्तार से। खबरें कुछ और भी होंगी, और करियर काउंसलिंग में आज हम करियर अपॉर्चुनिटीज इन लॉ प्रोफेशन में बात करने वाले हैं। प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे बांसुरी से। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एलेक्सा, प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। हे गूगल, प्ले रेडियो उड़ान। स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो और फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, गूगल डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
दोस्तों ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं बांसुरी से। एप्पल ने नवीनतम रिलीज में एक नया एक्सेसिबिलिटी फीचर शामिल किया है। iOS 14.2 बीटा को पीपल डिटेक्शन कहा जाता है, जो मैग्नीफायर ऐप का हिस्सा है। ये मनुष्यों को पता लगाने के लिए संवर्धित वास्तविकता और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। ये मैक रूमर्स की जूली क्लोवर की सितंबर की रिपोर्ट में पहली बार देखा गया था। पीपल डिटेक्शन का उद्देश्य नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले उपयोगकर्ताओं की सहायता करना है। नेविगेशन में इस प्रकार का एप्लीकेशन आईफोन 12 प्रो में लिडार सेंसर के लिए अनुकूल है। लक्ष्य नेत्रहीन को समझने में मदद करना है, जैसे कि कितने लोग हैं किराने की दुकान पर, चेकआउट की लाइन में कितना पास खड़े हैं लोग, मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के अंत तक लोग कितने सारे हैं, और एक खाली जगह या फिर मेज पर सीट खोजने के लिए भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। सॉफ्टवेयर आपको ये भी बता सकता है कि क्या आप किसी अन्य व्यक्ति के 6 फीट के भीतर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी बनाए रखने के लिए हैप्टिक फीडबैक द्वारा नोटिफिकेशंस भी डिलीवर हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने एयरपॉड पहन रखा हो तो उन्हें सूचित किया जाएगा जब वे किसी व्यक्ति या व्हाट्सएप के निकट होंगे। पीपल डिटेक्शन पूरी तरह से वॉइस ओवर एप्पल के स्क्रीन रीडर के साथ कंपैटिबल है। सोनी PS5 की नवंबर रिलीज की तारीख से पहले सोनी ने कुछ विस्तृत जानकारी दी है। सोनी ने बताया कि इनके कंसोल और डुअल सेंसर कंट्रोलर में एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स बनाई जाएंगी। कंपनी की वर्तमान पीढ़ी के कंसोल PS4 में पहले से ही कई सेटिंग्स मौजूद है, साथ में टेक्स्ट टू स्पीच, कलर्स को इन्वर्ट करने की सेटिंग्स, कस्टम बटन असाइनमेंट और भी बहुत कुछ। हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट में सोनी ने कहा कि PS5 एक वॉइस डिटेक्शन की पेशकश करेगा। वर्चुअल कीबोर्ड के उपयोग के बिना टेक्स्ट को जल्दी से इनपुट करने की सुविधा के साथ ही बटन असाइनमेंट, क्लोज्ड कैप्शंस और सुनने के विकल्प के साथ ऑन स्क्रीन टेक्स्ट या अन्य पार्टी के लिए जोर से बोले गए टेक्स्ट संदेश भी। इसके अलावा ऑडियो में सुधार भी किए गए हैं। यूजर्स को बेहतर स्थानिक जागरूकता प्रदान करने के लिए ये सुविधाएं लॉन्च के समय कई भाषाओं में समर्थित होंगी। अंग्रेजी, जापानी, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, कैनेडियन, स्पेनिश और लैटिन अमेरिकन स्पेनिश में भी। सोनी ने ये भी कहा है कि PS5 यूजर एडजस्टेबल कलर को सपोर्ट करेगा, गेम प्रीसेट बनाने के विकल्प के साथ, ताकि उपयोगकर्ता खेल के लिए पहले से ही अपने सेटिंग्स को अनुकूलित कर पाएं। एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं पर अपने काम के अलावा SIE ने स्थापना की able@PlayStation की अपने कर्मचारियों के लिए, जिसको कुछ इस प्रकार डिस्क्राइब किया जाता है, एन एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल एबल्ड इंक्लूजन फोकस्ड एम्प्लॉय नेटवर्क। कंपनी ने कहा कि एबल का निर्माण एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर और डिसेबल्ड एम्प्लॉयज को इंक्लूड करने के लिए किया गया था। PS5 और PS5 डिजिटल एडिशन दोनों 12 नवंबर को लॉन्च होंगे। अमेरिका, जापान, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया में। बाकी दुनिया को 19 नवंबर को इस कंसोल से जागरूक कराया जाएगा। NUI गॉलवेज हेल्थ इनोवेशन वाया इंजीनियरिंग हाइव के रिसर्चर्स ने दस्ताने में एक सोनार प्रणाली को शामिल किया है, जिसका नाम रखा गया है जेडाई ग्लव। एक ऐसा ग्लव जो नेत्रहीनों की सहायता करता है। दस्ताने स्टार वॉर सीरीज के द फोर्स और चमगादड़ की इको लोकेशन एबिलिटीज के काल्पनिक उपयोग से प्रेरित है। इको लोकेशन का उपयोग करते हुए प्रोटोटाइप जेडाई ग्लव एक सीक्वेंशियल माइक्रो वाइब्रेशंस भेजता है, उपयोगकर्ता की उंगलियों और अंगूठे के टिप्स पर सेंसर्स के सुझावों पर। ये किसी वस्तु की दूरी को मापने में सक्षम है। पहनने वालों की राह में किसी प्रकार की बाधा को ये डिटेक्ट भी कर सकता है। ये तकनीक दस्ताने की प्रत्येक उंगली में एक माइक्रो वाइब्रेशन फीडबैक मोटर्स एक्टिवेट कर देता है, जो बाधाओं का पता लगाती है। न केवल जेडाई ग्लव दृश्य हानि वाले लोगों की मदद करती है, लेकिन बल्कि ये आपातकाल में पहले उत्तरदाताओं के लिए भी आवेदन कर सकती है, जैसे कि इमारतों में प्रवेश करने वाले फायरमैन और बचाव दल जैसे हालात और कम दृश्यता वाले वातावरण में। जेडाई ग्लव प्रोटोटाइप को मुजाम हुसैन ने विकसित किया था, जो NUI गॉलवे में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में परास्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार राठौर या नीरू भाई के रूप में उन्हें लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। वे 80% तक विकलांग है। इससे उनके लिए दैनिक कार्यों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। फिर भी उन्होंने खुद को दूसरों के उपचार के लिए समर्पित कर दिया है। उनके रोगियों का कहना है कि उपचार और देखभाल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक अद्भुत उपचारकर्ता बनाती है। एक बच्चे के रूप में नरेंद्र कुमार राठौर कभी-कभी अपने पिता की सहायता करते थे।
एक होम्योपैथी अभ्यास करते थे, रोगियों का इलाज करते थे। इसने लोगों को ठीक करने में एक शुरुआती दिलचस्पी को उनमें जगा दिया था, एक जो नीरूभाई के बाद भी स्थायी थे। जैसे कि वे लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे, वे 15 साल की उम्र में ही अक्षम हो गए थे। नीरूभाई के भाई उन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता है। वास्तव में उन्होंने कहा कि उम्र के साथ उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहने के कारण नीरूभाई अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंझर के एक कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान मैंने अपनी क्लिनिक में अपने पिता की सहायता करना जारी रखा और 1997 में कोलकाता में होम्योपैथी में डिग्री प्रोग्राम किया। तब से नीरूभाई मुफ्त में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वो कैंसर को छोड़कर सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लोगों का इलाज करने का दावा करते हैं। नीरूभाई अपने रहने के खर्च को कोंझार में एक फोटो स्टूडियो सह एसटीडी बूथ के माध्यम से पूरा करते हैं। उनके भतीजे अब इसे उनके लिए चलाते हैं। उन्होंने कई स्वास्थ्य असफलताओं का सामना करने के बावजूद लोगों को ठीक करना जारी रखा है। उनका कहना है, मैंने गिरने के बाद अपने पैर को फ्रैक्चर कर दिया और इधर उधर नहीं जा सका, लेकिन लोग इलाज के लिए मेरे घर आए और मैं किसी को भी दूर करना पसंद नहीं करता। उपचार के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें रोगियों का एक निष्ठावान समूह बना दिया है। ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन आप सभी के लिए एक बार पुनः एंड्रॉइड मोबाइल पर एक और नया एक्सेसिबल कोर्स लेकर हाजिर है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा और ये एंड्रॉइड मोबाइल पर ही बताया जाएगा। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। इस कोर्स की अवधि 2 हफ्ते की होगी। इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि मात्र 200 रुपए का है। कोर्स की फीस आप किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। 22 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 6239561506 या फिर आप मेल भी कर सकते हैं inderpreetsingh08292001@gmail.com। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। इस द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को होने जा रहा है एक ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट, जिसका नाम होगा जीजी ऑल इंडिया ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट 2020। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन बिल्कुल फ्री है और साथ ही साथ आप कैश अवार्ड्स भी जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट की डेट्स कुछ इस प्रकार है। प्रीलिम्स राउंड होंगे 25 और 26 नवंबर को। फाइनल्स होंगे 3 दिसंबर 2020 को सुबह 10 बजे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2020। टॉपिक्स होंगे जीके, इंडियन हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, आर्ट्स एंड लिटरेचर, फन ब्रेन टीजर्स। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कांटेक्ट करें मिस्टर प्रेम वेल्लू 865222522634। जिला स्वास्थ्य विवाद निवारण आयोग के निर्देश के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 21(4) का हवाला देते हुए मानसिक बीमारी वाले प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक बीमारी वाले व्यक्तियों के बराबर माना जाएगा। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक मोहाली निवासी के दावे का निपटारा करने के लिए किया गया था, जिसे मनोरोग समस्या का निदान किया गया था। निवारण आयोग ने निजी कंपनी को शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी के मुआवजे और लागत के रूप में 25,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता निरंकार सिंह ने कहा कि उन्होंने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से हैप्पी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी प्राप्त की है, इस उम्मीद के साथ कि खुद को बहुत अधिक वित्तीय बोझ में डाले बिना उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मिलेगी। मनोरोग संबंधी समस्या का निदान होने पर उन्होंने पूर्वोक्त नीति के तहत चिकित्सा दावे के लिए आवेदन किया, लेकिन 27 सितंबर 2018 को बीमा कंपनी द्वारा इस आधार पर इस बीमारी को खारिज कर दिया गया था कि इस बीमारी को पॉलिसी के क्लॉज 4.8 के अनुसार बाहर रखा गया था। सिंह ने बीमा फर्म के लिए एक प्रतिनिधित्व भी किया और कहा कि चिकित्सा बीमा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को भी कवर करता है और ये कि उनका दावा भी IRDAI द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कवर किया जाना चाहिए।
हालांकि उनकी याचिका का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उपभोक्ता आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। आयोग में शिकायत के जवाब में द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अनुरोध किया कि मामले के सारांश में स्पष्ट रूप से निदान शीर्षक के तहत सेनेल डिमेंशिया का उल्लेख है और इसे नीति के खंड 4.8 के अनुसार बाहर रखा गया है और इस प्रकार दावा शिकायतकर्ता को अस्वीकार कर दिया गया था। दलीलें सुनने के बाद कंज्यूमर कमीशन ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की धारा 21(4) में खुलासा किया है कि हर बीमाकर्ता को उसी आधार पर मानसिक बीमारी के इलाज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रावधान किया जाएगा जो शारीरिक उपचार के लिए उपलब्ध है। सभी बीमाकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के पूर्वोक्त प्रावधानों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन करें। उक्त अधिनियम के अनुसार मानसिक बीमारी वाले प्रत्येक व्यक्ति को सभी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में शारीरिक बीमारी वाले व्यक्तियों के बराबर माना जाएगा। अधिनियम में आगे कहा गया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता मानसिक बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा बीमा का प्रावधान उसी आधार पर करेगा जो शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार जिला आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता के दावे का तुरंत निपटारा करने और सेवा में कमी के कारण 15,000 रुपए का भुगतान करने और मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के कारण 10,000 रुपए के साथ मुकदमेबाजी की लागत के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। Amazon Echo Show 8 Echo का ऐसा डिवाइस जो बनेगा अब आपके लिए सहायक। Echo Show न केवल गतिशीलता चुनौतियों वाले लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी उपयोग में आसानी लाता है जिनके पास कम दृष्टि है और यहाँ तक कि ऐसे लोग जो बधिर हैं और जिनको सुनने में कठिनाइयाँ आती है। आवाज द्वारा संचालित इस उपकरण के साथ आप कोई भी संगीत चला सकते हैं, टाइमर और अलार्म सेट कर सकते हैं, समाचार और मौसम की जांच कर सकते हैं, कहानियां सुन सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, खरीदारी सूची बना सकते हैं, Amazon पर खरीदारी कर सकते हैं, किंडल और ऑडियो बुक सुन सकते हैं और यहाँ तक कि अपने स्मार्ट होम को भी नियंत्रित कर सकते हैं। एलेक्सा के साथ साधारण वॉइस कमांड का उपयोग करके एयर कंडीशनर या टीवी जैसे उपकरण को आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि Echo Show में एक महत्वपूर्ण दृश्य तत्व है, इसलिए इसमें स्क्रीन मैग्नीफायर और कलर इन्वर्जन फीचर भी है। स्क्रीन मैग्नीफायर फीचर उपयोगकर्ता को अंदर और बाहर जूम करने की अनुमति देता है। कलर इन्वर्जन फीचर उन व्यक्तियों के लिए है जो कलर ब्लाइंडनेस के शिकार है और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए भी। Echo डिवाइस पर एक अन्य विशेषता जो कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों की सहायता करती है वो है कलर करेक्शन फीचर, जहां ये उपयोगकर्ता को सूट करने के लिए स्क्रीन के रंगों को संशोधित करता है। ये कम दृष्टि वाले उपयोगकर्ताओं के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी विशेषता हो सकती है। इन सुविधाओं को एलेक्सा के साथ वॉइस कमांड का उपयोग करके या फिर सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन में जाके भी सेट किया जा सकता है। दृष्टिहीन उपयोगकर्ताओं के लिए एलेक्सा निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो दिन प्रतिदिन के जीवन का एक अभिन्न अंग बन सकता है। एलेक्सा द्वारा जो भी कहा जाता है वो एक सबटाइटल के रूप में भी प्रदान की जाती है। जाहिर है इसमें वीडियो के लिए भी उपशीर्षक दिखाने की सुविधा भी है, इसलिए यदि आप YouTube पर एक वीडियो देख रहे हैं और इसमें सबटाइटल है तो ये अपने आप दिखाई देगा। एलेक्सा आपको अपनी रेट ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने की भी अनुमति देती है। आप अपनी पसंद के आधार पर उसे तेज या धीमा बुलवा सकते हैं। आपको बस इतना ही कहना है, एलेक्सा स्पीक स्लोअर या एलेक्सा स्पीक फास्टर। ये बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बधिर लोगों के लिए भी HD वीडियो कॉलिंग जो साइन लैंग्वेज का उपयोग करके अपने परिवारों से बात करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ होगा। वॉइस कमांड देने के लिए आपको इसके पास होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बिस्तर पर बैठे हो सकते हैं और कह सकते हैं, एलेक्सा व्हाट्स इन द न्यूज, और एलेक्सा आपकी आवाज को पहचान कर कार्रवाई करेगी। Echo डिवाइसेस में कई माइक्रोफोन होते हैं जिससे वे कमरे के उस पार से आपके अनुरोधों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। और तो और आप एलेक्सा के साथ स्पर्श के माध्यम से बातचीत भी कर सकते हैं। हाँ, टच के माध्यम से। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी खरीदारी सूची में जोड़ सकते हैं या समाचार भी देख सकते हैं। कोई भी इसके द्वारा संपर्क देख सकते हैं, संदेशों के टेप पढ़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं या स्क्रीन टैप करके बिना भाषण के संदेश भेज सकते हैं। आप सेटिंग और फिर एक्सेसिबिलिटी का चयन करके भाषण के बिना कॉलिंग और मैसेजिंग को सक्षम कर सकते हैं। यहाँ से सभी संचार सुविधाओं के क्विक एक्सेस के लिए Echo Show के टच स्क्रीन पर बाईं ओर स्वाइप करें। नागा नरेश कारतुरा कंप्यूटर साइंस में अभी IIT मद्रास से पास हुए हैं
और बैंगलोर में गूगल से जुड़े हैं। आप पूछ सकते हैं कि इस 21 वर्षीय के बारे में क्या विशेष है, जब सैकड़ों छात्र विभिन्न IIT से गुजर रहे हैं और गूगल जैसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है इनमें, हम बताते हैं। नरेश खास हैं, उनके पास कोई पैर नहीं है और वो अपनी संचालित व्हीलचेयर में घूमते हैं। कभी मुस्कुराते हुए, आशावादी और भावना से भरे वो नरेश हैं। वो कहते हैं, भगवान हमेशा मेरे लिए चीजों की योजना बनाते रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आइए जानते हैं कि नरेश को क्यों लगता है ऐसा। उन्होंने अपने जीवन के पहले 7 साल आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव तेपरारू में गोदावरी नदी के किनारे बिताए थे। उनके पिता प्रसाद एक लॉरी चालक थे और उनकी मां कुमारी एक हाउसवाइफ थी। हालांकि वे अनपढ़ थे, उनके माता पिता ने उन्हें और उनकी बड़ी बहन शिरीषा को पढ़ाई के महत्व के बारे में जरूर बताया। पीछे मुड़कर देखें तो एक बात जो उन्हें आश्चर्यचकित करती है वो ये है कि जब उनके पिता ने उन्हें पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ाया था तो वो कैसे थे। उनके पिता ने उनसे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पूछे और वो उनका उत्तर देते। उस समय वो नहीं जानते थे कि वो पढ़ या लिख नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने उनकी पढ़ाई में मदद की। उन्हें एक पेड़ से फल गिरना भी याद है जो कांटों से भरा था। वो बहुत शरारती हुआ करते थे, हर समय अपने दोस्तों के साथ इधर उधर दौड़ते रहते थे। दोपहर में सोए बड़ों को परेशान करने के लिए उन्हें बहुत डांट पड़ती थी। जिस पल उन्हें डांट मिलती वो खेतों की ओर भाग जाते। वो अपने स्कूल के काम को कक्षा में तेजी से पूरा करने और शिक्षक की गोद में सोने को भी याद रखते हैं। 11 जनवरी 1993 को जब उनकी संक्रांति की छुट्टियां थी तो उनकी मां अपनी बहन और उन्हें एक पारिवारिक समारोह के लिए पास के गांव में ले गई थी। वहां से उन्हें अपनी दादी के साथ उनके मूल स्थान पर जाना था, लेकिन उनकी दादी वहां नहीं आ पाई। चूँकि उस दिन कोई बस नहीं थी, इसलिए उनकी मां ने उनके पिता के दोस्त से ही उनकी लॉरी में लिफ्ट ली। अब चूँकि लॉरी में कई लोग थे, उन्होंने नरेश को दरवाजे के पास बैठाया। हालांकि ये उन्हीं की गलती थी। वो दरवाजे की कुंडी से लड़खड़ाए और नरेश बाहर की ओर गिर गए। गिरते ही उनके पैर लॉरी से टकराने वाली लोहे की छड़ से कट गए थे। उनके पैरों पर खरोंच के अलावा कुछ नहीं हुआ था उस समय। दुर्घटना एक बड़े निजी अस्पताल के सामने ही हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे एक्सीडेंट का मामला बताते हुए इलाज करने से इनकार कर दिया। फिर पास से गुजर रहे एक पुलिस कांस्टेबल नरेश को सरकारी अस्पताल ले गए। पहले उन्होंने एक ऑपरेशन किया क्योंकि उनकी छोटी आंत मुड़ गई थी। डॉक्टरों ने 1 सप्ताह के लिए उनके पैर में पट्टी बांध दी थी। जब डॉक्टरों ने पाया कि गैंग्रीन विकसित हो गया है और ये उनके घुटनों तक पहुंच गया है, तो उन्होंने नरेश के पिता से उन्हें जिला अस्पताल ले जाने को कहा। वहां डॉक्टरों ने घाव की उपेक्षा करने और गैंग्रीन को विकसित करने की अनुमति देने के लिए उनके माता पिता को बहुत डांटा, लेकिन उनके अज्ञानी माता पिता क्या कर सकते थे। कुछ ही समय में उनके दोनों पैर कूल्हों तक विचलित हो गए थे। वो जागते हुए याद करते हैं कि अपनी माँ से वो पूछ रहे थे कि मेरे पैर कहाँ हैं। वो ये भी याद करते हैं कि सवाल पूछने पर उनकी माँ बहुत रोई थी। वो 3 महीने से अस्पताल में थे। उन्होंने अपने दोनों पैरों को खो देने के बाद अपने जीवन को नाटकीय रूप से नहीं बदला था, क्योंकि घर के सभी लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। इसलिए वो खुद पर दया करने के बजाय सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। वो खुश थे कि उन्हें बहुत सारे फल और बिस्कुट मिल रहे हैं। उनकी IIT मद्रास में जीवन। हालांकि IIT JEE में उनकी रैंक इतनी महान नहीं थी। शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में वो 4वें स्थान पर थे, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास में प्रवेश लिया। यहाँ उनका रोल मॉडल कार्तिक था, जो स्कूल में उनका सीनियर भी था। उन्होंने IIT मद्रास में अपने वर्षों के दौरान कार्तिक को देखा। उन्होंने नरेश के शामिल होने से पहले विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए अटैच बाथरूम की मांग की थी। कार्तिक उनकी मदद करते थे और जब वो वहाँ थे तब उनका मार्गदर्शन भी करते थे। वो इन 4 वर्षों में एक व्यक्ति के रूप में विकसित जरूर हुए थे, एकेडमिक और व्यक्तिगत रूप से भी। 28 जुलाई 2008 को उन्हें प्रोफेसर पांडुरंगन द्वारा इंटर्नशिप के लिए 4 अन्य लोगों के साथ बॉस्टन भेजा गया था। वो PhD करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके माता पिता अब आराम करें। मॉर्गन स्टैनली ने उन्हें पहले चुना था, लेकिन उन्होंने गूगल को पसंद किया, क्योंकि वो शुद्ध कंप्यूटर विज्ञान, एल्गोरिदम और गेम थ्योरी में काम करना चाहते थे। अपने पहले साल के बाद जब वो घर लौटे तो उनकी जानकारी के बिना संस्थान में 2 चीजें हुई थी। उन्हें अपने विभाग से एक पत्र मिला कि
उन्होंने खास करके उनके लिए विभाग में लिफ्ट और रैंप की व्यवस्था की है। फैकल्टी ने उन्हें स्पेशली जांचने के लिए भी कहा कि ये ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज ये कि उनके आचार्य, डीन, प्रोफेसर ईडी चंडी और छात्र महासचिव प्रसाद ने एक ऐसी जगह स्थित की थी जो संचालित व्हीलचेयर बेचती थी। लागत 55,000 रुपए थी। उन्होंने नरेश को वो व्हीलचेयर गिफ्ट कर दिया। उसके बाद उनका जीवन बदल गया। वो स्वतंत्र और प्रेरित महसूस करते थे। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज हेडलाइंस बांसुरी से। अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अमर जैन जी से हम करियर अपॉर्चुनिटीज इन लॉ प्रोफेशन पर बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और भी बहुत से हमारे क्वेश्चंस हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती हैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। तो हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, पर फिलहाल रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening, Radio Udan. Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में, और मैं हूं ज्योति मलिक। दोस्तों, ब्रेक से पहले आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन बांसुरी से। अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। और करियर काउंसलिंग में जैसे कि आप जानते हैं कि हम विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स को करियर को चूज करने में या कौन सा करियर उनके लिए सही रहेगा, ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो सेगमेंट है ये बहुत पसंद आ रही होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज जिस करियर अपॉर्चुनिटीज पर हम बात करने वाले हैं वो है लॉ। जब हम लॉ कर लेते हैं, आप सब जानते ही होंगे कि जब हम लीगल प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो हम LLB कर लेते हैं, फिर और उसके बाद LLM है। तो हम कई बार चूज तो कर लेते हैं, पर बाद में हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, क्या हमें जॉब मिल सकती है, कहाँ मिलेगी, क्या स्कोप है। कई बार तो पहले हमारे ड्रीम्स होते हैं बट फिर हम अपना प्लान ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती। तो आपको एक सही गाइडेंस देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट अमर जैन जी हैं, जो कि एडवोकेट हैं कॉर्पोरेट में। और अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जल्दी से थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपका क्या प्रोफेशन है, और फिर हम आपकी गाइडेंस लेना चाहेंगे, एक अवेयरनेस लेना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स लॉ लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या स्कोप्स हैं। बिल्कुल ज्योति, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार, मेरा नमस्कार। मैं हूं अमर जैन और मैंने मुंबई से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी 5 इयर्स की BLS LLB कंप्लीट की थी और मैं एज अ कॉर्पोरेट लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं कोर्ट में नहीं जाता, मैं कंपनीज के लिए एडवाइजरी वर्क करता हूं।
तो कैपिटल मार्केट्स में मैं डील करता हूँ। ओके, तो अब आपने एक नई बात बताई है कि आप कोर्ट में नहीं थे, क्योंकि जब मुझे कोई बोलता है कि हम लॉ कर रहे हैं तो मुझे तो ये लगता है कि लॉ सिर्फ कोर्ट में जाने के लिए की जाती है। लाइक आपको लॉयर बनना है तो आप कोर्ट में जाके ही काम कॉमन करेंगे। परसेप्शन है एक्चुअली। पहले ऐसा हुआ करता था, अब लॉ काफी चेंज हो गया है, प्रोफेशन काफी बदल गया। वही बात है कि स्कोप्स बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे बिल्कुल। वाइड होता है, तो उस हिसाब से हमें अपने प्रोफेशंस चूज करने में और आसानी हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अमर जी, अब ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्कोप्स हैं अगर कोई लॉ लेकर पढ़ना चाहे। सपोज मैं LLB करना चाहती हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? कोर्ट तो एक ऑप्शन है ही कि कोर्ट में जाकर हम एज अ लॉयर प्रैक्टिस करें, वो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होगा ऑब्वियसली, है ना? तो अब उसके अलावा या इनमें भी क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या काम होता है, थोड़ा सा बिल्कुल। एक्सप्लेन करिए। तो जी। ज्योति, उससे पहले आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें सबसे पहले एक एजुकेशन लॉ के लिए क्या जरूरी है उसके ऊपर एक ब्रीफली मैं आपको बता दूं, और फिर हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं लॉ करने के लिए। 12th के बाद आप लॉ ज्वाइन कर सकते हैं, 5 इयर्स कोर्स होता है जिसमें आपका BLS LLB या कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री प्लस LLB कंप्लीट हो जाती है। और या फिर आप 3 साल का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने अपनी BA कंप्लीट कर ली हो तो उसके बाद आप 3 साल का LLB का कोर्स कर सकते हैं। LLB नेसेसरी क्वालिफिकेशन है लॉयर बनने के लिए। उसके बाद आपको बार काउंसिल के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये तो हो गई ब्रीफली एजुकेशन की बात। अब आपने बताया कि करियर अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट में प्रैक्टिस करना एक ऑप्शन है, बिल्कुल वो एक ऑप्शन है। कोर्ट में आप एज अ प्राइवेट लॉयर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें गवर्नमेंट ज्वाइन करना तो गवर्नमेंट में आप एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं, या डिफरेंट लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके आप एज एन असिस्टेंट लीगल मैनेजर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर ये एक ऑप्शन है जो टेक्निकली जो हम समझते हैं लॉ में कोर्ट प्रैक्टिस का। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि लॉ का एज अ प्रोफेशन जो है, जिसे हम कहते हैं कि चेहरा बदल गया है। दूसरा आपका एडवाइजरी होता है। एडवाइजरी में आप बेसिकली ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिलीजेंस करना, ये चीजें आप करते हैं। तो इसमें आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक तरीके से ट्रांजैक्शनल काम करते हैं। अगर मैं सीधे भाषा में समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आपने अगर घर खरीदा, तो अगर आपको रजिस्ट्री करवानी है घर की, तो आप लॉयर के पास जाते हैं कि भाई मेरे को इसका प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री एग्रीमेंट बना के दो। वो एग्रीमेंट बना के देते हैं और सब रजिस्ट्रार से आपकी रजिस्ट्री करवा देता है। इस तरीके से आप कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, और अपना खुद का इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम कहाँ पर जाना चाहते हैं। ओके, तो अब जैसे आपने कहा कि बार काउंसिल से हमें रजिस्टर करवाना होता है, तो जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगर LLB परस्यू कर लेता है, तो क्या उसे रजिस्टर करवाना आसान रहता है? प्रोसेस तो ज्योति सबके लिए सेम है, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो चाहे नॉन विजुअली इम्पेयर्ड हो। एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं आती। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो तो खैर नॉर्मल है कि फॉर्म भरवाना है, आपको फिजिकल फॉर्म भरवाना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है, बट रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक और छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आजकल ये अभी 2010 के बाद जिन्होंने लॉ क्लियर किए उनके लिए लागू हुआ है कि जब आप बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद में एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, वो आपको देना पड़ता है। वो जब आप क्लियर कर लेते हैं तो उसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। उसमें आपको वो वैसे तो ओपन बुक एग्जाम कहा जाता है उसको, पर क्योंकि हम लोग प्रिंटेड मटेरियल नहीं पढ़ सकते और कंप्यूटर की परमिशन इजीली बार काउंसिल वाले देते नहीं है। मेरे केस में दी थी, बट मेरा एक फ्रेंड है जिसको डिनाई कर दिया था। वो एक छोटा सा चैलेंज है, तो वो आपको स्क्राइब के थ्रू और ओपन बुक एग्जाम आपको मैनेज करना, मतलब एक एग्जाम हमें देना होता है बिल्कुल वहां पर बिल्कुल रजिस्टर करने के प्रोसेस में। ओके, तो ये होना जब बार काउंसिल में आप रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद आप प्राइवेट, गवर्नमेंट या अपना इंडिविजुअली अपने लेवल पर आप शुरू कर सकते हैं कोई भी। बिल्कुल। ओके, तो ये तो अब बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है, जनरली मुझे लगता है कि सबके मन में आता होगा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जैसे गवर्नमेंट जॉब अगर कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है, जैसे नॉर्मली अपना काम कर रहा है, लॉयर है, तो वहां पर
तो कैसे मैनेज करेंगे वहां पर? लाइक आपके पास जो नोट्स हैं वो कैसे बनाना जल्दी से, लाइक आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस अब यहाँ पर आएगा कि आप उन्हें उनके ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी और ये चीजें आ जाती हैं कि हम कैसे मैनेज कर पाएंगे सब कुछ। ज्योति, इसमें दो पहलू और पता है यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन पर ट्रस्ट कौन करेगा कि ये अच्छा केस, ये अच्छा केस लड़ पाएंगे कि नहीं, कौन ट्रस्ट करेगा? ज्योति देखिए, ये सभी के साथ होता है और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी फैक्टर आ जाता है। यहाँ पे दो पहलू हैं, डिपेंड करता है आप किस टाइप का काम कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए एडवाइजरी काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, कंपनीज के साथ या प्राइवेट लेवल पे, तो काफी हद तक आजकल कंप्यूटर का यूसेज होने लग गया है। लैपटॉप मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हम लोग जनरली डील करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, एक तो वो तरीका, वही टेक्निकल हो गया। हाँ। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको फिजिकल पेपर्स से डील करना पड़ रहा है या आपको रजिस्ट्री से डील करना पड़ रहा है या प्रॉपर जो लोअर कोर्ट में जो काम होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अदरवाइज, वहां पे आपको पेपर्स स्कैन करने पड़ते हैं और फिर उनको आपको रीड करना पड़ता है। वो थोड़ा सा वही बात है कि जैसे एक पर्सन अपनी जो ऑफिस के काम को जैसे मैनेज करेगा, आपको टेक्निकल साउंड होना है, ब्रेल का यूज करना है। बिल्कुल। और जो आपने नोट्स की जैसे आपने बात कही, तो ब्रेल रिफ्रेशेबल डिस्प्ले अगर आप यूज करना जानते हैं तो वो बहुत हैंडी हो जाता है, काफी अच्छा सोल्यूशन है वो। या फिर आपकी लैपटॉप पे स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप नोट्स ले पाए, तो वो एक सोल्यूशन जनरली हम लोग यूज करते हैं। ओके, क्योंकि लॉ तो अपने आप में एक बहुत ही मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको एक बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है। जब आप लॉ प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। तो ओके, तो अमर जी अब काफी कुछ हमें क्लियर हो चुका है कि लॉ में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपने बताया कि 3 मेन ब्रॉड जो है हमारे पास उसके स्कोप हैं कि हम प्राइवेट या गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकते हैं या हम इंडिविजुअल लेवल पर भी अपना कुछ कर सकते हैं जो कि दूसरों को एज अ लॉयर जो दूसरों को हेल्प कर सके। अब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं? क्या जॉब आसानी से मिल जाती है या मतलब ऐसे, क्योंकि मैंने जनरली लोगों को लॉ करके फ्री बैठे हुए भी देखा है कि उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, वो अपना प्रोफेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, ये चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं आपके कॉलेज लेवल से, क्योंकि जो सबसे पहले कॉलेज का जो एकेडमिक कंटेंट होता है, जो क्योंकि आप सब जानते हैं लॉ में काफी बुक्स होती हैं पढ़ने को, काफी कुछ होता है, वो सबसे पहले एक्सेसिबल काफी हद तक नहीं होता। लेकिन अब ये है कि पिछले कुछ सालों में डिजिटलाइजेशन बढ़ा है और काफी सारी बुक्स जो हैं अब ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिनके आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। हालांकि वो सब्सक्रिप्शन काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर आप वो पोर्टल्स के सब्सक्रिप्शन या फिर अगर आपकी कॉलेज लाइब्रेरी प्रोवाइड करती हो, तो आपको बुक्स का जो चैलेंज है वो आपको थ्रू आउट द प्रोफेशन, जो मतलब नॉट जस्ट कॉलेज लेवल पे नहीं बट इवन अदरवाइज प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आपको बुक्स की जरूरत हो तो आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे आप पढ़ सकते हैं। एक तो वो चीज़ है। दूसरा जो चैलेंज आता है एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज आता है। जैसा कि मैंने कहा, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या हैंड रिटन, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स पे हाथ से, फाइल पे जनरली आदत होती है, पेज नंबर्स जो है वो हाथ से लिखने की आदत होती है लोगों की, या बीच में कभी कुछ किसी ने कमेंट कर दिया कि ये मतलब काट के इसको यहाँ पे ऐड कर दो, ऐसा कर दो, वो सब हाथ से लिख देते हैं। तो वो जो चैलेंज है वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि OCR टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतनी एक्यूरेटली आपको डेटा प्रोवाइड कर पाए। मैं ये बोल सकता हूँ कि 70-80% तो आपको एक्यूरेट चीजें मिल जाएगी, पर 20% का एरर फिर भी रहता है, और जो कि इस प्रोफेशन में काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आपको सही इनपुट नहीं मिला तो उसमें ये होता है कि आप अपने साथ में एक असिस्टेंट रख सकते हैं, या फिर जैसे फर्म्स वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो टीम्स की सेक्रेटरियल सपोर्ट आपको मिल जाती है। ये एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा जो आपने कहा कॉमन प्रॉब्लम, एम्प्लॉयर आप पे ट्रस्ट कैसे करे या क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कैसे करे, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपकी टेक्निकल नॉलेज, जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, कंप्यूटर यूसेज की नॉलेज है, वो बहुत अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को इंटरनेट आता है और मेरे को MS वर्ड आता है, आपको एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। ट्रैक चेंजेस कैसे यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, प्रिंटिंग, अगर आप प्रिंट ले रहे हैं तो किस टाइप के कॉम्बिनेशंस में किस टाइप के प्रिंट्स आते हैं, मतलब सब चीज़ों का आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है।
वो एक काफी बड़ा एसेट होता है आपके लिए कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएं, और वही आपका एक फैक्टर होता है जिससे आप एम्प्लॉयर को कन्विंस कर सकते हैं कि मतलब क्योंकि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ तो मैं आपको पूरा काम अपने लेवल पे परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, तो ये आपने बताया कि किस तरह से चैलेंजेस आते हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है एक्सेसिबिलिटी के अलावा कोई खास चैलेंज नहीं है, पर ये एक्सेसिबिलिटी ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बिल्कुल। यस, तो एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो जनरली मैं सबसे पूछने की कोशिश करती हूँ, जी। जब हम लॉ प्रोफेशन चूज कर लेते हैं या एक स्टूडेंट है, उसे किस किस एज में या कौन सी एजुकेशन परस्यू करते वक्त ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि वो लॉ में जाना चाहता है, या उसे अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कैसे आइडिया हो सकता है कि उसका लॉ में इंटरेस्ट है, या क्या होनी चाहिए उसके अंदर कैपेबिलिटीज? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है ज्योति आपने। देखिए, लॉ के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं आपकी तर्क वितर्क करने की क्षमता। तो रीजनिंग आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका लैंग्वेज पे कमांड, यानी भाषा पे आपका जो हाथ है वो काफी अच्छा होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो आती है वो इम्पोर्टेंट होती है आपकी बिहेवियरल स्किल्स, या जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। तो वो आपका, उस पे आपका कमांड होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मैटर को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी जगह, तो वो प्रेजेंटेशन आपका, अगर आपका कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो डिफिकल्ट हो जाता है कन्विंस करना सामने वाले को। ये तो हो गई बेसिक, बहुत बेसिक स्किल्स जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो आपने कहा कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें लॉ में रुचि है कि नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा कि लॉ, अगर आप आर्ट्स टाइप के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिकली उनको अप्लाई कर सकते हैं, तो लॉ आपके लिए एक अच्छा प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि लॉ बहुत थियोरिटिकल है, लॉ में बहुत प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व है, लेकिन जो एकेडमिक कंटेंट है वो काफ़ी थियोरिटिकल होता है। तो वो पढ़ने के लिए आपको जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस टाइप के सब्जेक्ट्स अगर आप लेते हैं 11th-12th में, वो आपको आगे काफ़ी हेल्प करते हैं कॉलेज में। ओके, अगर एक स्टूडेंट है वो +1 +2 में भी अगर अपना माइंड बना लेता है कि मुझे लॉ करनी है, तो वो आगे कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो बाय चांस उसने कोई ऐसा स्ट्रीम ले रखा है, जैसे केमिस्ट्री, कॉमर्स ले लिया, सपोज साइंस कॉमर्स ले लिया, तो अगर वो लॉ में जाना चाहे एकदम से, उसको लगा कि मेरा इंटरेस्ट, तो वहां जा सकता है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th के बाद में आपको एंट्रेंस टेस्ट देने होते हैं, हर स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट होता है, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अपना एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। तो आप एंट्रेंस टेस्ट दे करके और आप एडमिशन ले सकते हैं अच्छे लॉ कॉलेज में, और या फिर जहां आप रहते हैं वहाँ के लोकल लॉ कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री अगर है, LLM कर रखी है, उसका कहाँ बेनिफिट होता है? LLM ज्योति 2 केसेस में बेनिफिशियल होता है। एक तो जिन लोगों को आगे जाके रिसर्च में जाना हो या PhD करना हो, उनके लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा, LLM उन लोगों को हेल्प करता है जिन्हें प्रोफेसर, जो जिसे हम टीचिंग प्रोफेशन कहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाना होता है। तो अगर किसी को उस लाइन में जाना हो तो उनके लिए LLM जरूरी होता है। बट प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से LLM केवल आपको नॉलेज अच्छा देके जाता है, उसका प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो आपने सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपने क्लियर करने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि जो लिसनर्स अपना, इसका श्रेय आपको जाता है कि आपने इतने पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपने मेरे लिए कोई स्कोप नहीं रखा एरर करने का। नहीं, एरर की तो कोई उनका सवाल ही नहीं उठता। बट जो फर्स्ट एपिसोड हमारा था जिसमें आपने एक इंट्रोडक्टरी सेशन दिया था, वो भी लिसनर्स ने बहुत पसंद किया है। तो अब उम्मीद है कि इस शो से भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप कम से कम चैलेंजेस फेस करें और आपको किसी तरह का कोई इशू ना आए जब आप कोई भी अपना करियर चूज कर लेते हैं। तो अमर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। और नहीं, मैं इतने अच्छे आपको बहुत सराहनीय प्रयास है आपका, क्योंकि जब हम चाहते थे कि हम 10th 11th में हों और हमें करियर गाइडेंस मिले,
तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, हमें पता नहीं होता था कि हम कहाँ जाएं जहाँ से हमें सही एडवाइस मिल जाए, क्योंकि लोग मोस्टली मिसगाइड कर देते हैं विजुअली इम्पेयर्ड देख के और बाकी चीजें देख के। आपने गाइडेंस की बात की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कंफर्टेबल हो, क्या आप अपनी ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं? जी, अगर बिल्कुल, किसी बिल्कुल। स्टूडेंट को बिल्कुल आपसे पर्सनल थोड़ा हेल्प लेना हो या कोई बिल्कुल गाइडेंस लेनी हो तो आप हमें बिल्कुल दे आप सकें। मुझे ईमेल कर सकते हैं कभी भी, amarjain amarjain@amarjain.com। कभी भी आप मुझे उस पे ईमेल कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी की मदद कर सकूं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति, और उम्मीद करता हूँ रेडियो डांस पे इसी तरह हम लोग बातचीत करते रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ, और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान, और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान के वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।